Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electric charges and field. और आज बेटा हम लोग जो यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल के साथ में अपने लेक्चर की आज की शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। मान के चलो, देखो यहाँ पर आपके पास में एक सिंपल पेंडुलम का बॉब है, ऐसा कुछ तो भी, जिसका मास m है, जिसका मास क्या है, m है, और इस पर चार्ज q है। देखो सवाल को ध्यान से सुनिए, यहां पर चार्ज कितना है, चार्ज है आपका q, मास है यहां पर m। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या कि लेट्स से एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया है। सो मोशन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक वाले एक आध दो सवाल करवा देता हूं, उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपका ई वेक्टर बराबर लेट से ए आई कैप प्लस का बी जे कैप। ठीक है, ए आई कैप प्लस का बी जे कैप क्यों लिख रहा हूं मैं, देखो यहां पर मैं नंबर देने वाला था लेकिन नंबर छोड़ के मैंने सीधा सीधा लिख लिया। यहां पर बोल दिया कि भैया ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए एंड बी आर व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये ए आई कैप प्लस बीजे कैप का यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब कुछ वैल्यू इधर है, कुछ वैल्यू इधर है। भैया देखो सिंपल सी बात है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो यहां से जरा आप थोड़ा सा सवाल की जो क्वेश्चन आएगा वो तो आएगा, मैं क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए आई कैप प्लस बीजे कैप, मतलब इसका जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या वो कुछ ऐसा टेढ़ा आएगा, क्या ई नेट ऐसा रहेगा क्या, हाँ बिल्कुल ऐसा रहेगा। कितने एंगल पे रहेगा वो हमें मालूम नहीं है, कितने एंगल पे रहने वाला कोई आइडिया नहीं है। अब सोचिए, इस पर इसका मास m है, चार्ज q है, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी अ फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी QE। यस और नो, दैट फोर्स विल बी QE। और ये कैसे रहेगा, दैट फोर्स की डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है, बिल्कुल सही सी बात है। यदि ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह है कि ये आपका जो मोशन, ये जो पेंडुलम का बॉब बोल सकते हैं हम लोग इसे, इट विल ट्राई टू मूव, बराबर है। और सिंस मैंने चार्ज के साथ में कुछ नहीं बोला है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, सो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये साथ में रस्सी से भी बंधा हुआ है, तो ऐसे तो नहीं है कि भाग जाएगा। तो क्या होगा, ये मोशन करेगा थोड़ा 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 सा करते हुए, और लेट से ये यहां पर आके रुक गया। ठीक है, यहां पर आके रुक गया, और इस समय इसने एंगल बना दिया थीटा, इसने इसने कितना एंगल बना दिया, थीटा। अब बोला गया है इफ बॉब इज इन इक्विलिब्रियम, इफ बॉब इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड चार्ज Q। अब देखो मैं चार्ज Q पूछ रहा हूं और थीटा दे दिया है। सवाल को ध्यान से सुनिए, एक्चुअली में सवाल होना चाहिए कि चार्ज Q दे दिया जाए और थीटा आपसे पूछा जाए, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। चाहे आप वैसे कैसे भी सवाल को घुमा सकते हैं। यदि आपको ये सवाल अच्छा नहीं लग रहा है कि भैया बॉब इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द एंगल थीटा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल वही बन जाएगा। क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो देगा दोनों में से, फाइंड एंगल थीटा, ये एंगल थीटा पूछ ले या फिर चार्ज Q पूछ ले। मतलब मैं आपके सामने दोनों सवालों को रिप्रेजेंट कर चुका हूं कि भैया दोनों में से कोई भी सवाल को पूछ सकता है। क्या ये बात पकड़ में आ गई? यदि ये वाली बात पकड़ में आ गई तो अब सवाल को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अब यहां पर सोचिए क्या होगा। अब चाहिए तो इसमें स्ट्रिंग की लेंथ भी ले लो, भैया L लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन मान के चलो है हमारे पास। ठीक है, सो क्या होगा इस बॉब के साथ में, सिचुएशन ऐसी होगी कि बेटा यहां पर एक फोर्स लग जाएगा mg, यस और नो, और इस डायरेक्शन में टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग में। अब प्रॉब्लम बस ये हो रही है कि यार ये F का क्या किया जाए, इस F का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हम लोगों को। क्योंकि देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ तो भी टेढ़ा होगा, और वो कितना टेढ़ा होगा, यदि नंबर होते तो मेरे पास काम हो जाता था। नंबर होते 3i कैप प्लस 4j कैप तो मैं बोल सकता था इतने पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ लेते हैं, तो हमारे पास में जो ई नेट आएगा वो आएगा कैसे, हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस का ई वाई जे कैप, मतलब आपके पास में ए आई कैप प्लस का बी जे कैप जो है उसके हिसाब से ई नेट यदि हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि भैया आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ए मैग्नीट्यूड का, और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड बी है। क्या ये बात समझ में आई? अब सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो इस बेसिस पर आप कह सकते हो कि
जो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स आएगा तो वो कुछ इस प्रकार से लग जाएगा क्यू ए, और वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स जो है वो ऐसे लग जाएगा क्यू बी। देखो इस फोर्स को आप पकड़ लीजिए, बस आपका काम हो गया। अब यहां पर आपसे थीटा पूछा गया, तो थीटा के लिए मैं क्या बोल देता हूं कि लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा, तो टी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला आ जाएगा टी कॉस थीटा और ये वाला आ जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, हो गया। सिंस ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहां पर नेट फोर्स जीरो, तो बेटा आप लिखोगे टी साइन थीटा बराबर का क्यू ए, और बेटा ये तो निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, चलो ठीक है, टी कॉस थीटा प्लस का क्यू बी बराबर आएगा एम जी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टी कॉस थीटा बराबर का एम जी माइनस का क्यू बी। यस और नो? बस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो मैं यहां पर ये जो सारा जो राइट हैंड साइड में जो किया है दैट इज अ रफ वर्क, वो आपको समझाने के लिए कि कैसे होगा। सो ये एक रूपरेखा की तरह तैयार हो गया। सो अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, और जैसे ही 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, देखो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा बनेगा इधर में, अरे यस और नो, और बराबर में इधर में कितना बनेगा, क्यू ए अपॉन एम जी माइनस का क्यू बी। यस और नो? बराबर है, टी से टी काट लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आएगा, और टेन थीटा की वैल्यू आएगी क्यू ए अपॉन एम जी माइनस का क्यू बी, और यहां से थीटा बराबर आपके पास में जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा कितना, टेन इनवर्स ऑफ क्यू ए अपॉन एम जी माइनस का क्यू बी। ठीक है, अब इसके अंदर में डेटा डालना है और सवाल तैयार, डेटा डालना है और सवाल तैयार हो जाएगा। अब जैसे मैं देखो इस सवाल के अंदर मैं बोल रहा था कि भैया इक्विलिब्रियम में है, तो मैं चार्ज दे दिया और थीटा पूछ लिया, हो सकता है कि वो थीटा दे दे और चार्ज पूछ ले, तब क्या करोगे, करना कुछ नहीं, देखो यहीं से सॉल्व होगा। कैसे, यहां तक तो आप लेके आ जाओगे, बोले यहां तक लेके आओगे कि नहीं आओगे, बिल्कुल सही बात है। इसके आगे जरा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो आपके पास में था टेन थीटा बराबर का क्यू ए अपॉन, ये सब साइन वगैरह प्रॉपर है ना, एम जी माइनस का क्यू बी, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास में एम जी माइनस का क्यू बी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा एम जी टेन थीटा माइनस का क्यू बी टेन थीटा बराबर का क्यू ए। अब जरा यहां पर देखिए, इसको इधर लेके चले जाओ, तो बेटा ये आएगा एम जी टेन थीटा बराबर का क्यू ए प्लस का क्यू बी टेन थीटा, और यहां से देखिए एम जी टेन थीटा तो एज इट इज चल रहा है आपका, क्यू आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये बच जाएगा ए प्लस का बी टेन थीटा। सो यहां पर इसे डिवाइड कर दीजिए फटाफट, को कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं है। सो क्यू का आंसर आ जाएगा एम जी टेन थीटा अपॉन ए प्लस का बी टेन थीटा। एक ही सवाल को मैंने दो अलग अलग तरीके से करवा दिया। अब सोचो ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आराम से किया जा सकता है सवाल। थीटा दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, चार्ज दे दे, जी की वैल्यू है क्यू आ जाएगा, या फिर चार्ज दे दे, ए और बी जो भी हैं वो जो भी दिया देना होगा उसे वो दे देगा, और उस बेसिस पर आप इजीली कर सकते हैं। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर हैं? अच्छा, अब देखो यहां पर मैं एक सवाल करवाने की और कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सिंस आप 12 का पोर्शन पढ़ रहे हो तो आपने 11 थोड़ी सी पढ़ी हुई है, ऐसा मान के चल रहे हैं। और एक फॉर्मूले को मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं, वो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों से, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये होता है t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई g होता है, वेयर l इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, रिकॉल कर सकते हैं क्या इतना, और g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहां पर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इसको यदि हम लोग मॉडिफाई कर दें, हम लोग इस फॉर्मूले को क्या कर दें, मॉडिफाई फॉर्मूला, तो भैया हम लोग कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्मूला। अब जिन्होंने 11th में ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको बहुत आसान रहेगा, लेकिन जिनको याद नहीं है कुछ भी कि भैया पेंडुलम कैसा होता है, तो देखो पेंडुलम कुछ नहीं, सिंपल सी एक रस्सी है, इससे m मास का एक बॉब को लटका दिया जाता है, l लेंथ की रस्सी होती है,
इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खींचते और छोड़ देते, और ये ऐसे 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 ऑसिलेशन करते रहता है। आपने पुराने जमाने वाली घड़ियां देखी होंगी, वो बड़ी सी घड़ी होती है, उसमें एक पेंडुलम होता है, बार वही बात चल रही है। सो इस मॉडिफाई फॉर्मूले को लिखा जाता है T बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L अपॉन A इफेक्टिव। मतलब क्या है कि भैया ग्रेविटी के अलावा यदि कोई दूसरा फोर्स भी बाई चांस यदि प्रेजेंट हो, ग्रेविटी के अलावा यदि बाई चांस कोई दूसरा फोर्स प्रेजेंट हो, तो आप जी की जगह क्या लिख दीजिए, ए इफेक्टिव लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, ए इफेक्टिव लिख दीजिए। सो आपका काम बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे आपको करवाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा। देखो एकदम सिंपल होता है, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि यहां से आगे हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में एंट्री करने वाले। होता क्या है कि जब हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम की, तो उसका मास तो जरूर होता है। यदि किसी बॉडी पर चार्ज रखना है तो उस पर मास का होना जरूरी है, यस और नो, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन यदि मास नहीं है तो क्या चार्ज को रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब हमारे पास में हम लोग एक सिंपल सी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ऑसिलेशन चैप्टर का जस्ट रिकॉलिंग है बेटा ये, कि हमारे पास में मान के चलो, देखो वो अभी जो सवाल करवाया था उसी को थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। इस पर m मास है और ये q चार्ज है, ठीक है, और इसकी लेंथ l है, यस और नो, मैं बोला सही बात है। मान के चलो यदि मैं यहां पर कोई सिंपल सी बात करता हूं, तो इसका क्या होता है, इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg, बराबर है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है mg। भैया हर बॉडी का वेट होता है mg, वो नीचे लगता है, क्यों लगता है? बिकॉज हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो बेटा mg नीचे लग जाता है, m इंटू जी, तो वो वेट हो जाता है। मान के चलो ऐसा ही हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर प्रेजेंट हो। ध्यान से सुनिए, मैं पहले से बता रहा हूं, ये उनको आज ज्यादा आसान लगेगा जिनको ऑसिलेशन थोड़ा सा आता है, और ऑसिलेशन नहीं भी आता है तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, जैसे ये पूरी सिंपल सी कहानी थी, बात समझ में आ रही? ये कहानी वही कहानी है जो पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये सिंपल, मतलब यहां पर ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, बात समझ में आ रही है क्या? अब कई लोग बोलेंगे सर ये सेम चीज को रिपीट क्यों कर दिया यहां पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अब मैं क्या कर रहा हूं। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे है तो इसलिए mg नीचे है, ठीक है, एल लेंथ का पेंडुलम, m मास, चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल, t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी। इसको मॉडिफाई करेंगे तो t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन a इफेक्टिव। a इफेक्टिव का मतलब क्या है? नेट एक्सेलरेशन। सो भैया आपका ये जो पेंडुलम है, ये इस सिचुएशन में जब होता है, इसे इक्विलिब्रियम की पोजीशन बोलते हैं। तो इस पोजीशन में यदि हमारे पास में ऐसा हो जाए कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाए, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाए, तो बेटा इस पर एक और फोर्स लग जाएगा Q इंटू ई। कितना फोर्स लग जाएगा? Q इंटू ई का फोर्स लग जाएगा। क्या ये वाली बात आप लोगों के पल्ले पड़ रही है? बस तो अब सवाल ये उठता है, सर जी ये बात तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो बेटा एक्सेलरेशन का मतलब होता है नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो बेटा लग रहा है mg प्लस का QE अपॉन m। क्लियर हो गया? सो अब इसको यदि हम लोग टाइम पीरियड के फॉर्मूले में डाल दें, तो बेटा आपके पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन a, मतलब mg प्लस का QE अपॉन m। तो इसको m को यहां चिपका दीजिए, बात समझ में आ गई? तो t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ ml अपॉन mg प्लस का QE। ये कब हुआ? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। लेकिन कोई जरूरी है क्या? इज इट कंपल्सरी कि भैया ऐसा ही होगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो क्या हो सकता है? मान के चलो ऐसा हो जाए कि देखो बिल्कुल वही सेम केस, दोनों फॉर्मूले को मैं आपको बस ऑब्जर्व करवा रहा हूं कि वही आपका m मास का पेंडुलम, q चार्ज, लेंथ l। यहां पर बिल्कुल सिमिलर वे में ग्रेविटेशनल फील्ड ये हमेशा ही बेटा नीचे होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे, तो आपने यहां पर लगा दिया mg। और मान के चलो मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की डायरेक्शन में। क्या बोल दिया मैंने? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका एक फोर्स लग जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, यस और नो? तो हमने बोला बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ही ऐसा होगा
तो जैसा कि आप जानते हैं नेट फोर्स जो आएगा, सॉरी नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा एफ नेट अपॉन का एम, और एफ नेट इस बार कितना आएगा, तो बेटा एफ नेट आएगा क्यू ई माइनस का एम जी अपॉन एम। सर एम जी माइनस क्यू ई क्यों नहीं है, क्यू ई माइनस एम जी क्यों है, क्योंकि देखो जनरली हम लोग ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते चलते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव, तो अब तो नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में क्यू ई माइनस का एम जी अपॉन एम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यस ओके चलो, तो ऐसा करने पर ये ए नेट आ गया। तो इस केस में हम लोग टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला लिखेंगे ये आ जाएगा बेटा टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन ए नेट कितना है क्यू ई माइनस का एम जी अपॉन एम को ऊपर चिपका दीजिए, तो टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम एल अपॉन क्यू ई माइनस का एम जी, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब ये दो फॉर्मूले मैंने बना दिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बन गया, अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बन गया। अब एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ में कैसे खेलता है, यदि खेलना चाहता है, मतलब मैं यहां पे सवाल बना सकता हूं तमाम तरह के। लेट्स से मैं एक सवाल लिखता हूं आपके लिए, जरा ध्यान से देखना सवाल को। मान के चलो सवाल ऐसा दिया है, अ सिंपल पेंडुलम, ये सवाल जो चल रहा है वो है सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम इज सिचुएटेड in an electric field of E बराबर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रहा है ना उसको थोड़ा सा उसने घुमा के दिया है। मान चलो दे दिया एम जी अपॉन क्यू, एम जी अपॉन क्यू इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन if charge on bob is q and mass of bob is m, मास दे दिया m, चार्ज दे दिया q, फाइंड टाइम पीरियड। अब मैं यहां पे बताता हूं आपसे गलती क्या होती है, फाइंड टाइम पीरियड। अब देखो मैं बताता हूं क्या होता है, बच्चे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होता है, T बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L अपॉन ए इफेक्टिव। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर हमें तो याद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, जैसे पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तब तक क्या है बच्चे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, तो उन्हें ये फॉर्मूला याद रहता है। मैं ऐसा मान सकता हूं कि इस समय आपको ये फॉर्मूला नहीं भी आ रहा होगा, तो हम लोग एक कंसिडरेशन कर सकते हैं कि बेटा 11 का थोड़ा सा भी यदि आपने पढ़ा है, क्योंकि बेटा आप यदि एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली आपने 11 पढ़ा हुआ है, 12 का चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो 11 आपको आती है, ऐसा प्री एज्यूम्ड है। आइदर यू आर ड्रॉपर और 12th क्लास रेगुलर स्टूडेंट, मतलब 11 तो आपने डेफिनेटली पढ़ी हुई। तो इतना फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सिखा दिया जाता है, टाइम पीरियड बराबर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी। अब यहां पर केस क्या होता है, बच्चा गलती कहां पे करता है मैं बताता हूं आपको। होता क्या है ना कि जैसे ये सवाल लिखा है ना, पहले सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप अपना आंसर निकालिए, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो होता क्या है, बच्चा करता कुछ ऐसे है कि भैया देखो ये एम मास का पेंडुलम, एम मास का बॉब, वो कहता है कि भैया देखो एक तो लग गया आपका एम जी नीचे की तरफ, यहां पर बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो ऊपर वाला ही करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है कि नीचे वाला करवाऊं। एक काम करो, ऊपर में ले रहे हो, एक काम करो, सुनो सुनो थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूं, नहीं तो आंसर में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। इसको 2mg कर लो बेटा, 2mg अपॉन क्यू कर लो। यस हाँ 2mg अपॉन क्यू कर लो। अब कई लोग बोलेंगे सर पहले जब लिख दिया था तो पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, जब मैं फॉर्मूले के अंदर में जब मैं माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूं तब मेरे दिमाग में आया कि ये तो गाड़ी रायता फैल जाएगा। ओ ऐसा भी होता है कि यस। तो अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन में 2mg अपॉन क्यू, तो बच्चा क्या करता है ना यहां पे लगा देता है क्यू ई ऊपर है, सही बात है। तो बच्चा बोलता है कि एक्सेलरेशन आएगा नेट फोर्स, मतलब क्यू ई माइनस का mg अपॉन m, सही बात है। फिर यहां से बोलता है कि टाइम पीरियड आएगा सर जी t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन क्यू ई माइनस का mg अपॉन m, तो ये m ऊपर चिपक आ दिया। क्लियर है, ये सब कुछ सेम किया। बोलो क्या ये सवाल और इस सवाल में कोई अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, यही फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगा लो। या मैं मान के चल रहा हूं कि आपको यदि डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो उस केस में आप ऐसे निकाल भी सकते हो, ठीक है। ये निकाल लिया, लेकिन यहां पर बच्चा एक गलती करता है, पता क्या, वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को लिखना ही भूलता है, वो लिखता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू।
या मैं बोलूं कि ए नेट में ही रख के देखो तो आप पाओगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी q इंटू ई की वैल्यू क्या है 2mg अपॉन m माइनस का mg, सॉरी कुछ गलती किया मैंने, 2mg अपॉन q, ओके, और यहां पर नीचे m। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहां पर हो ये रहा है कि q से q कट जाएगा, 2mg में से mg गया तो कितना बचेगा mg, और mg अपॉन m करने पर a का आंसर आ रहा है g। मतलब कहानी ये है कि इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी, और ये करेक्ट आंसर है, इसलिए मैंने इसको 2mg करवाया था। अब सोचिए यदि मैंने 2mg की जगह mg रहने दिया होता, mg अपॉन q, तो क्या होता था पता है? 2 की जगह mg आता, mg माइनस mg 0 आता, तो a की जगह 0 लिखते तो नीचे 0 लिखते तो आंसर आ जाता था इनफाइनाइट। आंसर कितना आ जाता था? इनफाइनाइट। आंसर यदि इनफाइनाइट आ गया इसका मतलब यह है कि आपका सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो एट रेस्ट है। भैया वो कभी चक्कर लगा ही नहीं पा रहा है अनंत काल तक। टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल यदि है तो आप सोचिए अनंत काल लग रहा है उसको एक चक्कर कंप्लीट होने को, इसका मतलब ये कि वो चल ही नहीं रहा है, दैट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? सर ये तो बड़ी आसान चीज थी, ये तो आपने खामखा हमको डरा दिया। यदि आप नहीं डराते थे तो हम लोग तो सर जी एकदम चुटकी बजाते ही करने वाले थे सवाल को। सही बात है ना सर? बात को आपने पकड़ लिया हमारी कि आपने डराया, इसके लिए हमने गलती करी। यदि आप नहीं डराते तो हम लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करते थे। देखो मैं साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गलतियां कहां पर हो सकती हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस्टेक। अब इसमें से, अब देखो इसमें मैं बताता हूं क्या होता है कि इसी सवाल के अंदर में जब यही सवाल दिया तो फर्स्ट ऑप्शन में मोस्टली ये देते हैं t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी, और जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मतलब क्या है उनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, वो तुक्का लगाते हैं, अरे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी, फर्स्ट ऑप्शन सही। उनका तुक्का ही सही लग जाता है कई बार, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट कई बार हो सकता है। आई एम जस्ट कंसिडरिंग द प्रोबेबिलिटीज ओनली एंड नथिंग एल्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब सोचो क्या मैं इसमें और अलग अलग तरीके के सवाल बना सकता हूं? सोचो, तुम सोचो क्या और सवाल बनाया जा सकता है। देखो सवाल, देखो अगला सवाल, अब मैं डायग्राम बेस्ड सवाल बना रहा हूं सीधा सीधा। m मास का पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, ठीक है, l लेंथ की रस्सी है, मैंने माना लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रख दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ सवाल फिर से वही है, आपको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड कितना आएगा, फटाफट करो। सर ई की कुछ वैल्यू नहीं दी है क्या आपने? यदि आप चाहते हैं लिखना ई की वैल्यू तो ले सकते हैं, जैसे मैं इस सवाल के लिए मैं देना चाहूंगा, लेट से इफ ई बराबर दूं क्या, एक काम करो पहले ई की वैल्यू के बिना कर लो और बाद में अगला सवाल कर लेना ई बराबर एम जी अपॉन क्यू से, ठीक है? श्योर है? चलो करो फटाफट फटाफट। टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब क्या? ए इफेक्टिव का मतलब है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तो नेट फोर्स अपॉन मास। तो अब आप सोचिए जरा क्या होने वाला है। इस पेंडुलम की कहानी का सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, ये पेंडुलम का बॉब m, तो बेटा नीचे फोर्स लगेगा mg, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा qe, सही है? तो यहां से जो नेट फोर्स आप निकालोगे वो आएगा इस डायरेक्शन में एफ नेट बराबर आएगा कितना? अंडर द रूट ऑफ क्यू का होल स्क्वायर प्लस का एम जी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये जिसने कर लिया उसका सवाल सही हो गया। अब ठीक है, अब एफ नेट आ गया तो यहां से आप मास की एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे? एफ नेट अपॉन एम से। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो सर? कंफ्यूजन का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं है, पूरी जिंदगी कंफ्यूज हो गई अब तो हमारी, हमें पता ही नहीं चल रहा है कहां से कहां आ रहा है। ऐसा है क्या बेटा? एक सिंपल सी बात मैं बताने की कोशिश करता हूं, ये उनको समझ में आएगा जिनको ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट याद है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो लगा रहा हूं यार मैं, क्यूई और एक एमजी लगा रहा हूं वेट, बस दोनों का एफ नेट निकाल दिया, एफ नेट से मास से डिवाइड कर दो, नेट एक्सेलरेशन निकाल दिया, कुछ नहीं कर रहा हूं। तो आप टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट करके तो देखो, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई ए नेट। ए नेट कैसे निकालोगे? एफ नेट अपॉन मास। तो बेटा आपने लिख दिया क्यूई का स्क्वायर प्लस का mg का स्क्वायर और
इसका है रूट होल डिवाइडेड बाई एम, तो टी का आंसर आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम एल अपॉन क्यू ई का स्क्वायर प्लस का एम जी का स्क्वायर, और अंदर में रूट है बेटा, ये दो बार रूट है, इसको मत भूलना नहीं तो गड़बड़ी होगी। क्लियर है? 2 बार रूट है, एक बाहर है एक अंदर है, क्यों ये एफ नेट का रूट है। यहां एफ नेट से जो आप नेट एक्सेलरेशन निकाल रहे थे याद कर लीजिए, ए नेट जो आ रहा है फोर्स, मतलब ये क्यू ई का स्क्वायर प्लस का एम जी का स्क्वायर और अपॉन मास, यही है बस ए नेट, उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है भैया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन ए इफेक्टिव या ए नेट, जो भी लिखना चाहो वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर हैं सर? आपको ऐसे नहीं लगता पहले ये फॉर्मूला लिखना चाहिए था, फिर ये करना चाहिए था, फिर ये करना चाहिए था? थिंकिंग प्रोसेस को अब ये करो, इंक्रीज करो, डायरेक्ट आंसर। समझ में आया? अब कहानी के अंदर में आगे बढ़ते हैं। तो यदि ई की वैल्यू ये दी हुई होती तो क्या करते? ई की वैल्यू पुट करते थे कि नहीं करते थे? करके देखो, ई की वैल्यू कितनी रखोगे? एम जी अपॉन क्यू रखोगे यहां पर, यस और नो? पुट करने पर क्या हो जाएगा जरा देखिए, टी बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम एल अपॉन, देखो मैं ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट लगा दिया, क्यू एम जी अपॉन क्यू ब्रैकेट खत्म, स्क्वायर प्लस का और ये एम जी का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा यदि दिखने में परेशानी हो तो थोड़ा सा अपनी नोटबुक में करके देखिए, मैं बोल भी रहा हूं। क्यू से क्यू कटेगा, ये एम जी का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर कितना आएगा? 2 एम जी का स्क्वायर। 2 एम जी का स्क्वायर का रूट निकाल के सॉल्व कर लो बेटा, टी का आंसर आएगा टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन रूट 2 इंटू जी। कैलकुलेशन बस कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं कुछ महानुभावों के मन में जो डाउट चल रहा होगा, बताता हूं क्या। पहला डाउट कई लोगों के मन में आया होगा, सर ये क्यू ई इस डायरेक्शन में क्यों आया? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आप जानते हैं एफ वेक्टर बराबर होता है क्यू इंटू ई वेक्टर। इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली डेफिनेशन से ये फॉर्मूला है, ये सीधा सीधा। यस, ओके। सर ये एम जी नीचे, सर जी ये हमेशा लगता है। चलो सर जी हमें ये भी पता लग गया और ये भी पता लग गया, बस ये परेशानी है कि आपने ये कैसे कर दिया। बेटा कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये डाउट है कि सर जी ये कहां से कर दिया आपने? जिन भी लोगों के मन में डाउट है उनको एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। अभी बोलो क्या स्टेप फॉलो करना है? आपको करना यह है कि मोबाइल पे की स्क्रीन पे से आंखों को हटाइए और अपने चारों तरफ मुंडी घुमा के देखिए, आपको एक सॉलिड दीवार नजर आएगी। उस दीवार के पास जाइए, उसे प्यार से चूमिए और उसके बाद में फिर से अपनी मुंडी को पीछे लेके आइए। नाउ गिव द काइनेटिक एनर्जी टू योर हेड so that it can attain the momentum and it can collide with the wall so that momentum can be transferred. Just do the simple step, you will get automatically this one. सर समझ में ही नहीं आया क्या बोला? सर जी मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आ जाइए इधर। If there is a force P, if there is a force Q and both are at an angle theta, then the resultant R is given as अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq cos थीटा। और यहां पर यदि थीटा बराबर यदि 90 डिग्री हो जाए तो cos थीटा बराबर cos 90 बराबर 0 होने के कारण r की जो वैल्यू बचेगी वो अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर बचेगी। ये जिसको याद नहीं आ रहा है, ये उनके लिए मैंने प्रोसेस बताई थी। अब तो याद आ गई? श्योर हैं? तो यदि समझ में आ चुका है तो मैं आप आगे बढ़ सकता हूं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कई लोगों को गुस्सा आ गया है, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सर ने हमारी बेइज्जती कर दी। बेटा एक बात ध्यान रखो, किसी की भी बेइज्जती नहीं हो रही है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि किसको आया और किसको नहीं आया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोशन, क्या पढ़ा था? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज आवर न्यू हेडिंग, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास में यहां पे जनरली 3 केसेस की बात करते हैं और उसमें भी मैं आपको बता दूं, यदि मेडिकल एंट्रेंस में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहता है
तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पर ही देगा। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, कॉन्सेप्ट वैसे ही अप्लाई होगा। एक आधा, पहली बात तो इस पे ही सवाल आ जाए इसी की संभावना बहुत कम है। लेकिन हम लोग क्या है ना, छोटी छोटी चीजों से बचते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि भैया यदि बाई चांस ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की। पहला केस कि लेट्स से एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन, एक कोई तो भी रीजन है जहां पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू ई होगी, सिंपल सी बात। अब यहां पर मैंने कंसीडर किया है अ पार्टिकल ऑफ मास m, मैंने एक पार्टिकल कंसीडर किया है जिसका मास m है एंड इसका चार्ज है आपके पास में q, और ये है आपका एट रेस्ट, ये है आपका एट रेस्ट, ये है आपका एट रेस्ट पर है। ये चार्ज पार्टिकल कहां पर है, रेस्ट पर है। तो हम लोग इस सिचुएशन को बनाने की कोशिश करते हैं, जरा बोलो कैसी बनेगी ये सिचुएशन, कैसी संभावना बनाओगे। तो सर जी देखो, ये हम लोगों ने मान लिया कि ऐसा कोई तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है। इसके अंदर में मैंने यहां पर m मास वाला और चार्ज q वाला पार्टिकल मान लिया है, ठीक है। m मास वाला चार्ज q वाला एक पार्टिकल मैंने मान लिया है। अब जरा यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं, और वो ये है कि क्या होगा यहां पर। ऐसा मैं मान सकता हूं कि नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता हूं। अब यहां पर होगा क्या, लेट्स से इस चार्ज पार्टिकल पर लगेंगे दो फोर्स। कितने फोर्स लगेंगे बेटा, दो फोर्स लगेंगे। सर जी कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो सर जी एक आपका फोर्स लगेगा mg वाला और एक फोर्स लगेगा qe वाला, सही है। अब यहां पर इफ, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ, ओ तेरी, सोचिए, इफ gravitational force is negligible, if gravitational force is negligible, सर जी ऐसे क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, यदि एक प्रोटॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स की कैलकुलेशन करो, उनका रेशियो निकालोगे तो बहुत बड़ा अंतर आता है उन फोर्सेस में। क्यों, जी की वैल्यू देखो और के की वैल्यू देखो। जी की वैल्यू जो होती है, फोर्स बराबर होता है F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, अरे होता है कि नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। प्रोटॉन का मास आपको मालूम है और प्रोटॉन का चार्ज भी मालूम है, दोनों का रेशियो निकाल के देखना तो बहुत बड़ा नंबर आता है, 10 टू द पावर -43 की रेंज में आता है। अब किसका रेशियो ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, या 10 टू द पावर 43 की रेंज में आता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत छोटा होता है, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए नेगलेक्ट कर लिया, और नेगलेक्ट करने पर आपके पास में नेट फोर्स बचेगा इस डायरेक्शन में। अब यदि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो भैया नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, फोर्स अपॉन मास, मतलब आएगा QE अपॉन m, QE अपॉन m। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से आगे मैं काइनेमैटिक्स यूज कर सकता हूं। कैसे सर जी, जरा ध्यान से देखिए। u बराबर आपको गिवन है 0, ओके, और a बराबर आपको मालूम है QE अपॉन m, ओके। अब देखो, यदि मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी, तो आप लिखोगे u प्लस का at, u 0 है तो आप लिखोगे QE अपॉन m इंटू टी, सही बात है। लो भैया एक फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी का। यदि मैं यहां से पूछता हूं आपसे डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, तो क्या आप निकाल सकते हैं, अरे बोलो यस और नो, तो आप निकाल सकते हैं बेटा। s बराबर का ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है उसको छोड़ दीजिए, हाफ QE अपॉन m और इंटू टी स्क्वायर। क्या ये भी निकाला जा सकता है, अरे बोलो फॉर्मूले तो लगाने काइनेमैटिक्स के आगे और कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। काइनेमैटिक्स का सवाल इजीली यहां पर थ्रो किया जा सकता है, यस और नो, बोला सही बात है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको हाफ at स्क्वायर के फॉर्मेट में या इस अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकता हूं, यस और नो। अच्छा, कई बार हमसे पूछ सकता है ये चार्ज पार्टिकल अब चलने लग गया, अब चलने लग गया तो इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। यदि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट है तो मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ सकता हूं, मतलब वर्क एनर्जी पावर की तरफ लेके जाता हूं मैं आपको, तो मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता हूं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर
तो आप लिखोगे हाफ एम, और v कितना आया था बेटा, QE अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर। यस और नो? अरे सही बात है कि नहीं? अब यहां पर यदि आप चाहो तो कैलकुलेशन वगैरह कर लो, तो ये आएगा देखो कितना, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एट टाइम टी, एट टाइम टी। अब यहां से हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहें तो बेटा देखो ये डिस्टेंस के बेसिस पर इसको कंपेयर कर सकते हैं कि भैया देखो हाफ क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर का मतलब s है, तो यदि मैं इसको s के फॉर्मेट में डालूं तो बोलो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकता हूं मैं? सोचो, काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला देखो, 2m नीचे चाहिए, यहां से क्यू ई स्क्वायर टी क्यू ई, एक सेकेंड ना, क्यू ई अपॉन एम था ना, तो मान के चलो मैं यहां से क्यू ई और पूरा टी स्क्वायर उठा लूं, बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, क्यू ई और एस बन जाएगी क्या, क्यू ई एस बन जाएगी क्या, क्यू बच गया, ई बच गया, और बचे हुए को मैंने एस लिख दिया। अब एस की जगह कुछ भी लिखवा ले, तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा? बन सकता है या नहीं बन सकता है? सोचो और बोलो, यस और नो? बोला बिल्कुल सही बात है, ऐसा आराम से हो सकता है। अब सिस्टम चल रहा है ना भाई, हाँ, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा था, मैंने क्या किया था, रेस्ट से छोड़ दिया था, ऐसा भी तो हो सकता है कि दिस पार्टिकल इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, यस और नो? अरे बोलो हो सकता है, यस हो सकता है। उसको कैसे कंसीडर करेंगे? तो मैंने मान के चला केस नंबर 2, केस नंबर 2 मैं कैसे कर रहा हूं, लेट्स से देखो यहां पर बस आपको ध्यान यही देना है कि कौन सी डायरेक्शन में क्या लेना है, कैसे करना है, बस यही फंडा है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेट्स से मैंने क्या बोला कि भैया हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे है, कैसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मान के चलो हमारे पास में यहां पर एक m मास का पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर बराबर दे रखी है u i कैप, और e वेक्टर बराबर मान के चलो दे रखा है e j कैप। ऐसा दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अरे बोलो दे सकता है कि नहीं दे सकता है? मतलब ये सेकंड केस चल रहा है कि भैया कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और इनिशियल वेलोसिटी में मैंने कैसे दे रखी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दे रखी है। किसी भी डायरेक्शन में देते आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते आना चाहिए। तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, सोचिए, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आएगा। देखो ग्रेविटी को भूल जाओ, यहां पे इन सवालों में मोस्टली ग्रेविटी को कंसीडर ही नहीं करना होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना छोटा होता है उसे हम लोग नेगलेक्ट करते हुए चल सकते हैं। यदि आप चाहें तो उसे कैलकुलेट लगा लीजिए, उससे क्या कैलकुलेशंस बढ़ेंगी और कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस बढ़ेंगी। सर आप करके दिखा दो एक आध सवाल में तो हम जान जाएंगे, हम करने की कोशिश करेंगे, बट मेरा मानना यह है कि जब जरूरत है नहीं तो उसे नहीं लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहोगे, ठीक है? क्योंकि देखो सबके मन में चल रहा होगा, जैसे मैं आपको बता दूं पहले ही सवाल के लिए वापस से रिपीट करवा रहा हूं कि भैया ये mg और q ऐसे आ रहा है तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, सॉरी नेट फोर्स इधर आ जाएगा, उसके हिसाब से मोशन हो जाएगी। फिर आपको ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए दोनों जगह सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग से, तो उसको बचाने के लिए हमने सिंपल सा फंडा ले लिया था। लेकिन अब देखो इस सवाल में हम बचाने की कोई उम्मीद ही नहीं है, क्यों? अब मैंने लिया है परपेंडिकुलर, कोई जरूरी नहीं है, मैं ऐसा भी ले सकता हूं ये चार्ज पार्टिकल भी आपका सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मैं जैसा चाहूं वैसे ले सकता हूं। तो अभी के लिए एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, नेट QE अपॉन m। अब बोलिए वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा, u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी आएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। यदि आप यहां पर देखिए, अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, मैंने अभी तो यू आई कैप दिया है ना, यस और नो? तो भैया हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर आएगा, इनिशियल वेलोसिटी आएगी यू आई कैप प्लस एक्सेलरेशन है क्यू ई अपॉन एम, और कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा जे कैप में, तो ये आ गया जे कैप इंटू टी, यस? अरे बोलो सही बात है, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो यहां से यदि मैं कंपेयर करता हूं तो वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकता हूं वी एक्स आई कैप प्लस का वी वाई जे कैप। तो बेटा यहां से आपके पास में वेलोसिटी का ये निकल के आ गया, सो v जो आएगा वो आएगा अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस का क्यू ई अपॉन एम का इंटू टी का होल स्क्वायर, दैट इज द
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट टाइम टी। अब टाइम की वैल्यू पुट कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या आप टाइम की वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब देखो, अब सोचिए इसकी जो मोशन होगी वो कैसे होगी, व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल बी दिस। तो सोचिए, देखो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, ये इस पे फोर्स लग गया तो ये ऐसे मोशन करेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्यों? आई कैप भी प्रेजेंट है और जी कैप भी प्रेजेंट है। कंफ्यूज हो रहे हैं सर? फिर से समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक आपकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ऐसे जा रहा है, ये यू आई कैप, ठीक है। अब इस पर आपने फोर्स लगा दिया, या इसके कारण इसको जाना है, ये फोर्स के कारण आपको इसको इधर जाना है, तो नेट किधर जाएगा? क्या वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर यदि मैं एंगल मान लेता हूं कुछ तो भी अल्फा, तो ये अल्फा कितना आएगा? तो अल्फा आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। सो सॉरी, टेन इनवर्स लिखना भूल गया। दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू अल्फा बराबर टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। सो बेटा अल्फा बराबर आएगा टेन इनवर्स ऑफ वी वाई, कितना आ रहा है? क्यू ई टी अपॉन एम होल डिवाइडेड बाई यू। सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ क्यू ई टी अपॉन एम। ये सीधे ऐसे ही सवाल बनते हैं, विदाउट डेटा के सवाल होते हैं, ये सारे सवाल ही चल रहे हैं एक तरीके से आपके, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी करवा दी। चलो एक और पॉसिबिलिटी की चर्चा करते हैं हम लोग। कैसे? मान के चलो ऐसा दे दिया सवाल आपको। कैसा दे दिया सवाल? कि भैया लेट से यहां पर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ले रहा हूं मैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर बराबर ई जे कैप, ठीक है, दे दिया। और साथ में यहां पर आपके पास में एक m मास वाला पार्टिकल है जिस पर चार्ज q है, इसकी u वेक्टर बराबर दे रखा है u j कैप। अब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। कैसे? पहले तो एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कितना आएगा? एफ नेट मतलब QE अपॉन m। एक्सेलरेशन सालों साल से वही चल रहा है, यस। सो अब आप लिखेंगे v वेक्टर बराबर का u वेक्टर प्लस का a वेक्टर इंटू टी बराबर। अब लगा दीजिए फॉर्मूले के बेसिस पर, तो v वेक्टर बराबर आएगा u आई कैप प्लस a कितना आएगा? क्यू ई अपॉन, सॉरी बेटा आई कैप नहीं आएगा, जे कैप आएगा, ठीक है, जे कैप आएगा। क्यों? यू जे कैप दिया है, क्यू ई अपॉन एम जे कैप, और ये लग गया टी। तो वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन है यू जे कैप प्लस का क्यू ई टी अपॉन एम जे कैप, यस और नो। सो बेटा यहां से वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा? u प्लस का क्यू ई टी अपॉन एम जे कैप। आगे तो ये पूरी कहानी वेक्टर है, वेक्टर ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है इसमें? कुछ भी नहीं। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं, u नीचे दे दूं, वो उधर उधर लगा दो, तो क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन आने लग जाएगा। क्या आने लग जाएगा? रिटार्डेशन आएगा। फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं कितनी देर बाद पार्टिकल रुकेगा, ये बता दीजिए। अरे बोलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो और कैसा केस बन सकता है? प्रोजेक्टाइल का केस। मतलब कैसे? देखो इस सवाल के अंदर में पार्टिकल कैसा चल रहा है? सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि मैं इस केस को ऐसे ना बनाते हुए कुछ ऐसा कर लूं, कैसा कर लूं? सोचिए, हमारे पास में ऐसी सिचुएशन है, यहां पर आपके पास में Q मास वाला M चार्ज वाला, सॉरी M मास वाला Q चार्ज वाला पार्टिकल है, ठीक है। मैंने क्या किया? इस चार्ज पार्टिकल को यहां से थीटा एंगल पर u स्पीड से प्रोजेक्टाइल करवा दिया। बोलो ठीक है। लेट्स से अब यहां पर सिचुएशन ये है कि इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है मैंने नीचे। सो क्या होगा? सोचिए, तो होगा ये कि भैया ये आपका पार्टिकल ऐसे मोशन करेगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब इन सवालों में मोस्टली आपको नीचे ही देगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब सोचिए इस चार्ज पार्टिकल पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो बस वहीं से काम हो जाएगा। बेटा यहां पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, इस पर एक तो लग रहा होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा QE भी नीचे, यस और नो। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर, दोनों लगा दिए। अब मैं क्या बोलूंगा? F नेट की बात कर लेते हैं,
तो एफ नेट लगेगा mg प्लस का qe बराबर। एफ नेट निकाल लिया तो यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ए नेट आएगा कितना, mg अपॉन qe डिवाइड बाई m, mg प्लस का qe डिवाइडेड बाई m, मतलब आंसर आएगा कितना, g प्लस का qe डिवाइडेड बाई m। और कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये नीचे डायरेक्शन। बोलो क्या अब ये प्रोजेक्टाइल कर गया, बस तो सारे प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले यहां पर अप्लाई कर दीजिए। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं। अब यहां से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पूछा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप जानते हैं 2u sin थीटा अपॉन g होता है, यस और नो। सो बेटा ये 2u sin थीटा अपॉन g की जगह क्या आ जाएगा, g प्लस का qe अपॉन m, यस। मतलब आप लिख दीजिए t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g प्लस का qe अपॉन m हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं रेंज का फॉर्मूला लगाओ, मतलब मैं आपसे पूछता हूं रेंज कितनी आएगी, तो रेंज बराबर आती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की जगह कितना आएगा, g प्लस का qe अपॉन 2m, सॉरी qe अपॉन m, इसको ऐड कर लीजिए। यदि मैं आपसे मैक्सिमम हाइट पूछता हूं तो वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, लेकिन g की जगह क्या हो जाएगा, g प्लस का qe अपॉन m हो जाएगा। क्या ये सारी चीजें मैं अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए सोचिए, मान के चलो ऐसा हो जाए, मान के चलो ऐसा हो जाए कि सेम टाइप का सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा था उसकी जगह ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोचिए सोचिए। मेरे पास में ये ग्राउंड पे मैं खड़ा हूं, यहां पर मेरे पास में m मास वाला q चार्ज वाला पार्टिकल है जिसे मैंने थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से फेंका है, और यहां पर यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो अब बताइए सिचुएशन में क्या परिवर्तन आएगा, फटाफट बताइए सिचुएशन में क्या परिवर्तन आएगा, खुद से करके बताइए। तो बेटा आप बोलोगे कि बेटा सर जी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा QE अपवर्ड डायरेक्शन में। बट ये बात ध्यान रखना सारा चार्ज पॉजिटिव के लिए मैं कहानी बता रहा हूं। बोलो अब क्या हो जाएगा, यहां से ए नेट कितना आएगा, तो पहले एफ नेट बता दीजिए सर जी। एफ नेट बराबर आएगा QE, देखो QE ऊपर है mg नीचे, तो QE माइनस का mg हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा नेट, तो यहां से QE माइनस mg अपॉन m, तो ये आएगा QE अपॉन m माइनस का g बराबर है। अब सोचिए यदि मैंने QE अपॉन m माइनस का g लिखा है, इसका मतलब हो गया नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन ऊपर आ गया, बराबर है। लेकिन हम जानते हैं कि यदि ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है, यदि ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली g शुड बी बड़ा, और g शुड बी बड़ा मतलब एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक नेगेटिव आ गया, तो आप a नेट की जगह ऐसा लिख दीजिए g माइनस का QE अपॉन m। अब कई लोगों के सर के बाल उड़ गए होंगे इस जैसे मैंने ये स्टेटमेंट बोला होगा। भैया एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए तो नेगेटिव मान के चलते हैं, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर आपने ए नेट जो है वो लिखा QE माइनस का mg, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भैया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जब वैल्यू लिखते हैं तो g तो 10 लिखते हैं ना पॉजिटिव वाला, यस। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू QE अपॉन m आती है, जनरली वो 5 6 4 ऐसा कुछ तो भी आता है, मतलब ऑटोमेटिक ए कितना आता है नेगेटिव, तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ए नेट बराबर जी माइनस का QE अपॉन m लिख लेते हैं। अब इसके बेसिस पर सॉल्व कर लीजिए, तो बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g की जगह लिख दीजिए g माइनस का QE अपॉन m। मैंने रेंज का फॉर्मूला पूछ लिया, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g मतलब g माइनस का QE अपॉन m। मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पूछ लिया, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 g की जगह g माइनस का QE अपॉन m। क्या ये सारे फॉर्मूले पॉसिबल है, यस और नो? बस आपको ए नेट लिखते आना चाहिए, यही कहानी है बस मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये सारी कहानी पॉजिटिव चार्ज और सबके लिए चल रही है। चलो एक और सवाल की मैं बात करता हूं। देखो सिमिलर टाइप के सवाल है, कुछ भी नया नहीं करवा रहा हूं। यदि आप सोच रहे हो कि कुछ नया चल रहा है, दीज आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बनते हैं सब। यदि मान के चलो मैं सेम सवाल की तरह मैं आगे बढ़ता हूं, मान के चलो ग्राउंड से वही आपका प्रोजेक्टाइल करवाना चाहता हूं मैं, वही थीटा एंगल, u वेलोसिटी, m मास का पार्टिकल, q चार्ज, ठीक है, ये कहानी सेम है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन लेके आ रहा हूं।
मान के चलो यहां पर मेरे पास में माइनस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऊपर है। अब बोलो क्या परिवर्तन आएगा, फटाफट रिकॉल कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटा सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बस यही परिवर्तन आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर जी आपका F नेट जो आएगा वो आएगा QE प्लस का mg टोटल नीचे। तो इसका मतलब हो जाएगा आप लिखोगे एक्सेलरेशन जो आएगा A नेट वो आएगा QE अपॉन m प्लस का g, और ये भी पूरा किसर आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट में वही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन g की जगह आएगा g प्लस का QE अपॉन m, और सो ऑन, बाकी सब कुछ वैसे ही चलते रहने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई? सर जी यहां तक भी समझ में आया। चलो और सवालों की बात करता हूं मैं। क्या और सवाल पूछ सकता हूं मैं? बिल्कुल पूछ सकता हूं। आप जाके यदि बुकलेट को उठा के देखोगे तो उसमें भी एक बहुत ही अच्छा सा सवाल मैंने यहां पर दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास में, सवाल को ध्यान से देखना, यहां पर m मास वाला q चार्ज वाला एक पार्टिकल है जिसे मैंने u वेलोसिटी से एट एन एंगल अल्फा पे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए थ्रो कर दिया। बोला अच्छा, उसमें एक चीज और दे रखी है, उसमें बोला गया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां से बीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? बीटा एंगल पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वही आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह वो सारी चीजें निकालनी होती हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कि सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा? सोचिए और बोलें, सोचिए और बोलिए। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? देखो अब यहां पर बस इतना सा ही फर्क आएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, कौन कौन सा? एक वाला कंपोनेंट ये आएगा ई साइन बीटा, और एक कंपोनेंट ये आएगा ई कॉस बीटा। बराबर? सही बात। अच्छा, इस m मास वाले पार्टिकल के लिए यदि आप सोचते हो तो बेटा एक तो लग जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बराबर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE कॉस बीटा, और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सही है, बस यही फर्क हो गया। अब यहां से देखिए, यदि मैं A नेट लिखने की कोशिश करता हूं तो बेटा टोटल फोर्स नीचे है तो आप लिखोगे mg या g प्लस का QE कॉस बीटा अपॉन m, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बराबर? अब यहां से मुझे बता दीजिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा, थीटा की जगह यहां पर दिया है अल्फा, अपॉन g। g कितना है? तो ये है बेटा आपका g प्लस का QE कॉस बीटा अपॉन m। बोलिए फटाफट से, क्या यही आएगा? क्या बिल्कुल यही आएगा? यस और नो? सही बात है। अब यहां पर जो है रेंज के फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, वो ये है कि रेंज के फॉर्मूले को अब मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? व्हाट इज द रीजन? देखो अब देखो मैं आपको बताता हूं, रेंज का फॉर्मूला जो आप लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस और नो? वही यू स्क्वायर, सॉरी ये मैक्सिमम हाइट का लिख दिया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये जब फॉर्मूला लिखा जाता है तो ये इस बात को मानते हुए लिखा जाता है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ध्यान रखिए, अब जिसको ये बात क्लिक होगी वही सही करेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बेटा यहां पर ध्यान से आ जाइए लौट के, इसके दो कंपोनेंट है कि नहीं है? एक है ये u cos थीटा या u cos अल्फा, और ये है आपका u sin अल्फा। बराबर है? तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोशन बिल्कुल सेम टू सेम मानते हैं। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्लियर है, 2u sin थीटा अपॉन जी, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। इसे मैंने ऐसे भी लिखवाया है, t बराबर 2uy अपॉन जी या ay, ये भी लिखवाया हुआ है। जिनको ये फॉर्मूला याद है उनके लिए यहां पर कोई परेशानी नहीं है।
बट यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, रेंज के फॉर्मूले में u² sin 2 थीटा अपॉन जी, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर की गई डिस्टेंस, यहां से लेकर के ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो रेंज होगी। लेकिन अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसके कारण ये गलत हो सकता है आपका। हालांकि अब देखो इतना बड़ा सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन मैं तो मान के चलता हूं न भूतो न भविष्यति, कभी पूछ लिया तो अब आपकी रेंज क्या हो जाएगी, आर बराबर आएगी यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब आर बराबर आएगा यू एक्स इंटू टी प्लस का हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। जिन लोगों को अभी तक क्लिक नहीं हुआ है उन लोगों को मैं बता दूं, उन लोगों ने रेंज का फॉर्मूला याद रखा होगा, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट करने पर रेंज का फॉर्मूला बनता है, उन लोगों ने ऐसे याद रखा होगा। लेकिन यहां पर ax 0 हुआ करता था प्रोजेक्टाइल मोशन में, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होने के कारण आपका ax भी आएगा। तो अब सोचिए क्या आएगा, तो आप लिखोगे रेंज r बराबर ux कितना है, u cos अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, काफी लंबा आया था, कितना आया था टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin अल्फा अपॉन 2u sin अल्फा अपॉन जी प्लस का क्यू ई अपॉन एम कॉस बीटा, कॉस था कि साइन था, कॉस बीटा सही लिखा है, ओके। लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर आपको प्लस हाफ ax का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कहां से लिखा जाएगा, तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्यू ई साइन बीटा, तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आएगा क्यू ई साइन बीटा अपॉन एम। दिस इज द पॉइंट जो आपके दिमाग में नहीं आया होगा, बाकी सब आपने लगा लिया होगा। सही बात बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। सर आज का लेक्चर तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, हालांकि मैं इसको एक बार रिवाइज करवा दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा कितना, क्यू ई साइन बीटा अपॉन एम इंटू टी, मतलब 2u साइन अल्फा अपॉन जी प्लस का क्यू ई अपॉन एम कॉस बीटा पूरे का स्क्वायर। अब कई लोग जो बोलते हैं ना कि सर थोड़े डिफिकल्ट लेवल के सवाल भी करवाइए, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के सवाल भी करवाइए, लो बेटा प्राण पखेरु उड़ जाएंगे अब ये सवाल यदि एग्जाम में आ गया तो। आना ही नहीं है पहली बात तो, मेडिकल एंट्रेंस में बिल्कुल नहीं आना है, तो सर फिर करवाया काहे को, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए करवाया कि भैया ऐसी भी कुछ चीजें पॉसिबल हो सकती हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। यस, अरे बोलो सही बात है कि नहीं। अच्छा चलो, इसी बात पर क्या मैं एक सवाल और करवा दूं आपको, सर इतने में ही तो हम लोग ऐसे हैरान परेशान घूम रहे हैं और आप बोल रहे हो अभी भी कि एक सवाल और करवा दें। यस, देखो अब एक बात बताइए, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया कि नहीं आया है? यदि कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो सवाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी सवाल को हम लोग लेके चलते हैं। हमारे पास में क्या हो रहा है, मान के चलिए यहां पर ऐसे इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, बेसिकली देखो ये आगे चल के कैपेसिटर पढ़ेंगे हम लोग, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। कई लोग बोलेंगे सर जब आगे चल के कैपेसिटर पढ़ना ही है तो फिर काहे अब करवा रहे हो, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में क्या है बेटा, यहां पर है एक प्रोटॉन और यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है d, ठीक है, ओके। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है। आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी याद होगी, प्लस क्यू और माइनस क्यू जब चार्ज होता है तो बेटा यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं होता है, बिल्कुल मतलब सही बात है। तो मैंने माना लेट से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना दूं क्या, यस बना देता हूं। देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब देखो ये सवाल आपको वर्ड लैंग्वेज में मिलेगा, कैसे मिलेगा, देयर आर टू कंडक्टिव प्लेट्स on which one is positively charged, another is negatively charged, both are kept at a distance d, an electric field of value E। अभी तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आएगा, तो इसलिए मैं वैल्यू दे रहा हूँ E। अदरवाइज जब कैपेसिटर पढ़ लेंगे तो हम लोग बेटा यहाँ पर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी की वैल्यू भी नहीं दी जाएगी, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी खुद से कैलकुलेट करना रहेगा।
क्या आपको कैपेसिटर पढ़ा दिया है? बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कैपेसिटर डेफिनेटली हमने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैंने ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। आगे चल के कैपेसिटर जब सीख लेंगे तो ये ई भी अननोन हो जाएगा। सेम सवाल यदि मैं वहां पर करवाता हूं तो, ठीक है, ओके। अब हमने क्या बोला, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड एट द प्लेट्स। अब सोचो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ये कि बेटा देखो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इस पे यहां पे प्रोटॉन है, ये क्या होगा रिपेल, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे भी रिपल्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, ठीक है, सही बात है। इसका मतलब ये हो गई, मान के चलो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में लग गई रेस, रेस हैज स्टार्टेड, रेस हैज बिगन, ऐसे बोलते हैं ना, रेस प्रारंभ हो चुकी है। हु विल विन, कौन जीतेगा बताओ। सवाल खुद से करना है कि होमवर्क में डाल दूं? अरे खुद से कर लोगे कि होमवर्क में डालूं? सर दोनों का मीनिंग तो एक ही है, होमवर्क में डालोगे तो हमें ही करना है, और यदि आप बोलोगे खुद से करो तो खुद से करने तो हमें ही करना है, तो ऑप्शन तो आपने दिया ही कहां। चलो मैं कर देता हूं, ठीक है, एक काम करना, स्क्रीन को पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर लेना जरा। मैं यहां पर आपकी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी हम लोग नॉलेज टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा, सिंपल सी कहानी करते हैं। ये प्रोटॉन है, ये इधर भागेगा, बेसिकली इस पर एक इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा प्रोटॉन पे Fp, और वो कितना लगेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन है वैसे इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में Fe, और वो आएगा कितना QE इंटू ई। यस और नो? अरे बोलो सही बात है, मैंने बोला सही बात है। अच्छा अब कौन जीतेगा ये सवाल पूछा है, हु विल विन, तो बेटा जीतेगा वही जिसका टाइम क्या है, कम है। टाइम जिसने कम लगाया होगा, देखो डिस्टेंस तो दोनों को डी कवर करनी है, एक को इधर से इधर आना है, एक को इधर से इधर जाना है। सर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये कैसे समझेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसी कहानी है, ग्रेविटी का इफेक्ट ही खत्म कर दिया, ग्रेविटी का इफेक्ट ही खत्म कर दिया। ओके चलो, तो हु विल विन, तो जिसका टाइम कम होगा। तो बेटा टाइम कैसे निकालते हैं, तो बेटा टाइम तो सर जी ऐसे निकालते हैं कि यदि हम लोग दोनों को रेस्ट पे मान ले तो s बराबर का ut प्लस का हाफ AT स्क्वायर, और यहां से t बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2s अपॉन a, या मैं बोल सकता हूं अंडर द रूट ऑफ 2d अपॉन a, 2d अपॉन a। तो इसका मतलब ये देखो t सेम 2 सेम d सेम a चाहिए, तो a निकालना पड़ेगा। a कैसे निकाला जाता है, सोचिए, देखो मैं आपकी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। सर जी एक्सेलरेशन तो हम इतनी देर से सीख रहे हैं, QE अपॉन m होता है, बराबर है कि नहीं, तो आपने बोला सही बात है। तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लिखा जाएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, यस और नो? ओके। और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से बेटा उठा के यदि मैं वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूं तो ए की वैल्यू यदि मैं लिख देता हूं यहां पर थोड़ी देर के लिए, तो टी बराबर आएगा 2d अपॉन a, मतलब आएगा QE अपॉन m, तो बेटा यहां पर आ जाएगा। अरे बोलो मैंने सही किया है क्या, सही है। तो t का मतलब आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2md अपॉन QE, यस और नो? बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर बात तो सही लग रही है। अब यहां पर देखिए क्या कांस्टेंट है, d डिस्टेंस कांस्टेंट, t टाइम t नहीं है, क्या है 2 कांस्टेंट, d कांस्टेंट, e इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, q इज द चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोला है मैंने, क्या बोला है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोला है, प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज, मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 × 10⁻⁹, ये भी कांस्टेंट। मतलब टाइम जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। इसका मतलब ये है कि बेटा जिसका मास ज्यादा उसका टाइम ज्यादा, और जिसका मास कम उसका टाइम भी कम। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब ये याद ही नहीं होगा, तो बेटा यहां से आप क्लियरली कह सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन टाइम ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जीत गया, कहानी खत्म। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश के लिए मैंने सवाल ऐसे बनाया, अदरवाइज आपको यदि सवाल पूछता है एग्जामिनर तो सीधा सीधा ये टाइम ही पूछ लेगा। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस कवर दिस डिस्टेंस। भैया देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन
ये पॉजिटिव जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी तो कुछ तो टाइम लगेगा यहां से वहां तक पहुंचने का, वो टाइम पूछ सकता है। उल्टा प्रोटॉन के लिए वहां से यहां पूछ सकता है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और भी सवाल यदि बनवाना चाहे तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इस प्लेट की इतनी लेंथ है, बोलो यहां से लेकर के यहां से इसको बाहर जब निकलना होगा तो कैसे निकलेगा। मतलब देखो मैं सवाल का एक पैटर्न बताने की कोशिश करता हूं। मेरा लेक्चर लंबा खिंच चुका है, आई नो दैट, बट क्या करें, मैं कुछ पॉइंट बताते चल रहा हूं तो बताते चल रहा हूं। मतलब देखो ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट हो गई, अरे यस और नो, बिल्कुल सही बात है। ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो गई, यस और नो। अब मान के चलो यहां पर एक प्रोटॉन भी है और एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो बोलो क्या होगा, होगा क्या, फटाफट देखिए। प्रोटॉन पे रिपल्शन के कारण प्रोटॉन ऐसे जाएगा, ये प्रोटॉन का पाथ हो जाएगा, सही है। प्रोटॉन को इधर से रिपल्शन मिलेगा, नीचे से अट्रैक्शन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, नीचे से रिपल्शन ऊपर से अट्रैक्शन, तो ये ऐसे जाएगा, बराबर है। मतलब मैंने थोड़ा सा ये कट कर दिया है, लेकिन आप समझदार बच्चे हैं कि अब मैं ऊपर नीचे थोड़ा तो लिखूंगा ना, अदरवाइज वो दोनों साथ में ही खड़े हैं, ठीक है। यदि आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये इसका पाथ ऐसे और इसका पाथ ऐसे। सवाल ये हो सकता है इनको, अब इस प्लेट की यदि ये वाली जो डिस्टेंस है यदि मैं इसको एक्स दे दूं तो बताओ टाइम कितना, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। सवाल बनाया जा सकता है, मैं ये बोल रहा हूं, मैं नहीं करवा रहा हूं, बट इट कैन बी अ क्वेश्चन। ऐसा टाइप का सवाल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जाकर जरूर देखेंगे, अभी तो भले ही हम लोग नहीं देखें, बट यस दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन की वैरायटी हो सकती है, नहीं हो सकती है। कैसे करेंगे सर जी, इनिशियली वो रेस्ट पर देगा, मतलब सही बात है। सो y बराबर क्या आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, वाई दे दिया x, उसी के बेसिस पर सवाल करना है जो अभी हम लोगों ने निकाला है, यस और नो। अच्छा, और क्या पूछ सकता है ऐसे, मतलब सवाल बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं क्या, अरे बोलो कर सकते हैं क्या। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, क्या है, देखो इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। तो अब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा तो बेटा यहां से लेकर के यहां पर इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो इसमें कितना टाइम आ जाएगा, बराबर है, कितना टाइम आ गया। अब टाइम निकालने के पश्चात हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या उस पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या उस पर, कोई एक्सेलरेशन आ रहा है क्या, वही सारी चीजें आपको देखनी होती हैं और बाकी आराम से कर सकते हैं, यस। ओके, सो बेटा आज के सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। बस एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहला सवाल के साथ में मैं करता हूं यहां पर, पहला सवाल मैंने दिया एक एम मास का चार्ज का पार्टिकल और इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसा दे दिया जिस पर आपको पूछना है कि या तो वो थीटा पूछेगा या फिर चार्ज पूछेगा। मैंने क्यू दे दिया और थीटा पूछा, तो बेटा पेंडुलम इक्विलिब्रियम में तो देखो ये क्यू ए क्यों आया है, क्यों ऐसा मैं कर पा रहा हूं, क्योंकि बेटा ये ई वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो ये ऐसे के कारण ये ऐसा गया, तो यहां पर आ गया। तो क्यू ए फोर्स और एक क्यू बी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, क्यू ए फोर्स इस डायरेक्शन में, टेंशन इस डायरेक्शन में, वेट एम जी नीचे की तरफ, इक्विलिब्रियम में सब इक्वेट कर दिया और थीटा बराबर टेन इनवर्स क्यू ए अपॉन एम जी माइनस का क्यू बी निकाल दिया। आगे बढ़ा हम लोगों ने, तो टेन थीटा की जगह क्यू निकाला, तो ये मैंने एक सवाल उसी सवाल को घुमा के ऐसे कर दिया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला रिकॉल करवाया, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी होता है, एल लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। यदि इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो मॉडिफाई करने से पहले एक बात बता दूं कि भैया ये सब चीजें होती हैं जब ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो मतलब एम जी नाम का एक फोर्स नीचे लग रहा होता है, ये सिंपल पेंडुलम। अब यदि इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दे तो टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन ए इफेक्टिव या ए नेट लिखते हैं, मतलब नेट एक्सेलरेशन कितना है वो लिखना होता है। तो मान के लो हम लोगों ने एक मास एम और क्यू चार्ज वाले एल लेंथ की लंबाई वाले पेंडुलम को रटका दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे है, तो इस पर दो फोर्स लग जाएंगे, एक mg नीचे QE नीचे, तो नेट फोर्स mg प्लस का QE आ जाएगा और m मास नीचे डिवाइड कर देंगे तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन a नेट कितना आएगा, कहां लिखा है इसका, ओके यहां पर mg प्लस का QE। यदि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, a नेट ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो f नेट अपॉन m, तो QE माइनस mg अपॉन m हो जाएगा। सो ये यहां पर पुट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में मैंने एक और सवाल दे दिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू देके भी सवाल बनवाया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही कुछ ऐसी वैल्यू दे दे जिससे कुछ कटा जाए, तो बेटा आंसर निकाल सकते हैं हम लोग यहां पर। आगे बढ़ने पर मैं बोला कि ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो क्या करोगे, तो भी करना वही है ना, पहले नेट फोर्स निकालना है। तो एक mg नीचे एक QE ऐसे, इनका नेट आएगा f नेट बड़ा अंडर रूट QE स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, तो a नेट निकाला जा सकता है, a नेट निकाल के वैल्यू पुट कर दीजिए टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। यस, चलो आगे बढ़ो। ये यहां पर वो डाउट था कि भैया P फोर्स और Q फोर्स एट एन एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला होता है, थीटा 90 हो तो ये फॉर्मूला बनता है।
आगे बोलो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला आपको मोस्टली जो आपका सवाल आएगा वो कैसा आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आएगा। मैंने यहाँ पर माना कि मान लो एक पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, वो रेस्ट पर है, तो उस पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे मान लिया, तो इस पर दो फोर्स लगेंगे mg और q। मैंने ग्रेविटी को हटा दिया है, ग्रेविटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटी को नेगलेक्ट करते हुए चल रहे हैं। यदि ऐसा किया तो QE नाम का फोर्स लग गया, QE फोर्स लगने के कारण यहां पर इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा QE अपॉन m, ये बात ध्यान रखनी है। अब यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन ये है, तो वेलोसिटी v बराबर u प्लस का at, तो QE m अपॉन t, डिस्टेंस ऐसी इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, या जिसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। या फिर काइनेटिक एनर्जी में पूछूं तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, तो हाफ एम क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया तो क्यू ई इंटू एस, एस क्या है, वो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस की बात चल रही थी। आगे बढ़ने पर मैंने बोला सवालों को तो और भी तरीके से बोल सकता हूं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो और वेलोसिटी ऐसे हो, इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप, तो एक्सेलरेशन तो अभी भी वही आएगा क्यू ई अपॉन एम जे कैप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा वी वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस का ए वेक्टर इनटू टी। मोस्टली वेलोसिटी का सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं वेलोसिटी पे करवा रहा हूं, बाकी तो वो डिस्टेंस वगैरह कुछ भी पूछ ले आपको काइनेमेटिक्स रिकॉल होनी चाहिए। तो वी वेक्टर बराबर यू आई कैप प्लस क्यू ई अपॉन एम जे कैप इनटू टी। वी एक्स निकाल लिया, वी वाई निकाल लिया, आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में, तो स्क्वायर कर लिया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अच्छा, अब ये इस केस में क्या हो रहा है, इनिशियली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पार्टिकल आपका सीधा ना जाते हुए उस डायरेक्शन में जाने लग जाएगा। उस डायरेक्शन में जाएगा तो बेटा किसी समय टी पर ये जो एंगल बनेगा अल्फा हॉरिजॉन्टल से, वो कितना बनेगा, tan इनवर्स वी वाई अपॉन एक्स। तो ये बेटा यहाँ पर टी की वैल्यू, ये सब वैल्यू पुट करिए तो अल्फा आ जाएगा। आगे जी मैं बात करता हूं कि मैंने ऐसा भी बोल सकता हूं भैया ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और वेलोसिटी भी ऊपर है, तो इस केस में एक्सेलरेशन तो क्यू ई अपॉन एम है ही है, तो वी वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस का ए वेक्टर इंटू टी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी भी जे कैप डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी जे कैप डायरेक्शन में, सबको ऐड कर दीजिए, वेलोसिटी का आ गया आंसर। यस, ओके, आगे बढ़ जाओ। आगे मैंने मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन भी पॉसिबल है, मतलब मैंने क्या किया कि बेटा एट एन एंगल थीटा पर यू वेलोसिटी से एम मास वाले पार्टिकल को क्यू चार्ज जिसका है उसको मैंने थ्रो कर दिया। मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा यहां पर दो फोर्स एम जी नीचे क्यू ई नीचे। अब एफ नेट बराबर एम जी प्लस का क्यू ई नीचे की तरफ लग रहा है, तो ए नेट एम जी प्लस का क्यू ई अपॉन एम नीचे लग जाएगा, मतलब जी प्लस क्यू ई अपॉन एम नीचे लग गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था टी बराबर टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो टी टू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस का क्यू ई अपॉन एम कर दिया। रेंज, अब देखो यहां पर रेंज जो है, अब यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस है, तो मैं सीधा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी की जगह जी प्लस का क्यू ई अपॉन एम मैक्सिमम हाइट के लिए भी लगा सकता हूं, ठीक है, सिंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बिल्कुल सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा दिया, तो बेटा ये क्यू ई अपॉन एम माइनस का जी हो जाएगा। मैंने जिसको मॉडिफाइड वे में आपको समझाया कि बेटा ए नेट बराबर जी माइनस का क्यू ई अपॉन एम आएगा। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि जो यदि इसने प्रोजेक्टाइल करी जमीन पर नीचे पहुंचा है, डेफिनेटली जी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्यू ई अपॉन एम की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, इसलिए ऐसा आएगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन, रेंज अगेन, ये अगेन, इन सारे केसेस में एक बात ये है कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में है, तो इसके कारण हमेशा जो नेट फोर्स आ रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। आगे बढ़ने पर मैंने बोला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ले ली, तो इस बार फोर्स को ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी mg नीचे, और इस बार देखो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो बेटा QE प्लस का mg नीचे आ गया, और उसी बेसिस पर ए नेट किया जा सकता है, और आगे के सारे फॉर्मूले सेम लगेंगे। आगे देखो मैंने क्या बोला कि ऐसा हो जाए कि एक टेढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए एट एन एंगल बीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यू के दो कंपोनेंट अल्फा एंगल पे लग रहा है, यू कॉस अल्फा यू साइन अल्फा, वो सारी कहानी सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE cos बीटा नीचे, ए नेट जी प्लस का QE cos बीटा अपॉन mg नीचे की तरफ, सब कुछ सही है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखा 2u sin थीटा अपॉन जी, तो 2u sin अल्फा अपॉन जी प्लस दिस। फिर रेंज के फॉर्मूले पहुंचा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, तो मैंने यहां पर एक पॉइंट रिकॉल बनवाया स्टार लगा के, ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। लेकिन यहां पर इस चार्ज पार्टिकल को बेटा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ई साइन बीटा का होने के कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा QE साइन बीटा, और यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी आएगा। और यदि ऐसा आएगा तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रेंज का जो फॉर्मूला बनेगा ut प्लस का हाफ at स्क्वायर r बराबर ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इंटू ax इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, वैल्यूज को पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए ये सवाल था। और यहां पर जो ऊपर r बराबर ux इंटू टी लिखा है, ये कब लिखते हैं, जब आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। आगे बढ़ा मैं, ये प्लेट वाला एक सवाल करवाया, रेस लगवा दी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो ऐसे सवाल बनाए सकते हैं। मैंने बोला कौन जीतेगा, तो जीतेगा वही जिसको टाइम कम लगेगा, तो टाइम के लिए मैंने ये निकाला। आपको इस फॉर्मूले को बेटा याद रखना है, टी बराबर अंडर रूट ऑफ 2md अपॉन QE। यदि ऐसा कोई सवाल आता है तो आप एग्जाम में डेरिवेशन करते नहीं बैठोगे, आप सीधा सीधा सवाल सॉल्व कर सकते
हो। और उसके आगे जो मैंने बात करी है वो क्या बोली भैया, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चलवा सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी उसी प्रकार से चलवाया जा सकता है। ये मोस्ट जितने एडवांस कॉन्सेप्ट पॉसिबल थे, जो और चीजें पॉसिबल थी वो मैंने यहां पर आपको करवाने की कोशिश करी है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मेडिकल के नीट के पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। मतलब जैसे मैं यहाँ पर लगवा दूं, प्रोजेक्टर लगवा दूं, फिर मैं आगे एक स्क्रीन लगवा दूं, मैं बताऊं कहाँ पे कोलिजन हो रहा है, फिर मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना है, तो बताओ वहां से वापस कितनी दूरी पर आके गिरेगा। यस, दैट इज द लेवल ऑफ जेई एडवांस। उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो करवा सकते हैं हम लोग जेई के लिए करवाना होता तो। सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस, तो वहां पर ऐसे सवाल नहीं आएंगे, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, श्योर। इसी के साथ में बेटा अपने आज के सेशन को हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं, और मुलाकात होगी फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तब तक के लिए